गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हम आज बात करें स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 7 रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी की। हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जनरल बातें कर ली थी। हमने वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो देख लिया था, इलेक्ट्रिक सर्किट देख लिया था, सर्किट डायग्राम भी हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की और रेजिस्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप हाईवे पे चल रहे हो, आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी चल रही है, इट इज़ गोइंग ऑन स्पीड ऑफ 110 120, ठीक है। कोई बम्प नहीं आ रहा है, कोई गड्ढा नहीं आ रहा है, तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्री फ्लो में जा रही है, राइट। अचानक से कोई गड्ढा आता है तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी, यू हैव टू अप्लाई दी ब्रेक। तो वहाँ पे वो गड्ढा या बम्प जो है वो किसका काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, राइट। हिंड्रेंस का काम कर रहा है, वो रुकावट का काम कर रहा है। हमारी स्पीड को उसने तोड़ दिया। तो वैसे ही जैसे हमने अभी बात की थी आगे इस चैप्टर में कि करंट जो है वो फ्लो होता है, तो उस करंट के आसानी से फ़्लो होता है उस फ्लो को रोक दे या फिर उस फ्लो को आसानी से न फ्लो होने दे, वैसे ही अगर कोई मटेरियल होता है तो हम उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, राइट। उसकी डेफिनेशन से हमें पता चल जाता है दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ मटेरियल इज़ अ मेजर ऑफ हिंड्रेंस इट क्रिएट्स थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा उतना हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। जैसे कि ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी समझाई हुई है जिसमें बैटरी के साथ बल्ब कनेक्ट किया है और बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है, आपको ये समझाने के लिए ये यहाँ पर पेंसिल यूज़ की है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये एक पॉइंट इसका कहाँ पर दिया हुआ है, पेंसिल में दिया हुआ है, और दूसरा जो बल्ब का हिस्सा है वो दूसरी ओर दिया हुआ है, और एक जो है बल्ब बैटरी का वो डायरेक्ट बल्ब में जा रहा है। तो जब अब ये बल्ब ग्लो होगा तो वो डिम ग्लो होगा। क्यों होगा, तो दैट इज़ बिकॉज कार्बन होता है पेंसिल के अंदर, राइट। पेंसिल किसकी बनी होती है, लीड और कार्बन की। तो कार्बन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, मतलब वो करंट को रोक रहा है, आसानी से फ्लो होने नहीं दे रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये हमारा बल्ब जो है वो डिम ग्लो हो रहा है। अब इसी पेंसिल की जगह पे आप कॉपर वायर रख दो, इस पेंसिल को हटा के आप क्या रखोगे, कॉपर वायर रखोगे। तो कॉपर वायर है जो वो करंट को बहुत स्मूथली फ्लो होने देता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, राइट। तो वो क्या हो जाएंगे, बल्ब जो है वो हमारा क्या होगा, बहुत ब्राइट ग्लो होगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर लिखा है द लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज़ द करंट। जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में कोई रोक नहीं रहा है। तो जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज़्यादा, उसका उल्टा क्या, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना करंट कम। अब जो मटेरियल्स करंट को इजीली फ़्लो होने देते हैं, आसानी से करंट को अपने अंदर से फ़्लो होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स, राइट, जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ होता है। जैसे कि मेटल्स, हमने कॉपर की बात की कि इस पेंसिल को हटा के कॉपर लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कॉपर एक मेटल है, राइट। तो मेटल्स होते हैं वो कैसे, उनको क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो होने देता है, गुड कंडक्टर्स। अब उसी जगह पे हम अगर ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ने ही न दे, ज़ीरो, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ज़ीरो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे हम चीज़ों को क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कौन कौन से होते हैं वो, रबड़, वुड, प्लास्टिक, राइट। ये सारी जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने ही नहीं देती है। और इसी की वजह से आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या होता है, आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हो तो वेयर रबर स्लीपर्स या फिर लकड़े अपने आसपास पे रखो या फिर प्लास्टिक पहनो। क्यों, क्योंकि वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अपने में से फ़्लो होने देता नहीं है। यदि आपके हाथ में लकड़ी का एक स्टिक, यूर होल्डिंग ए स्टिक, आपके पास एक लकड़ी है और आप फिर लाइट का काम कर रहे हो तो आपको करंट लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने देगी नहीं, वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो जो मटेरियल्स रेजिस्टेंस हाई कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों, इंसुलेटर्स। और जो अच्छे से फ्लो होने देते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स, राइट। अब सिर्फ मेटल्स के ऊपर या फिर कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस और एक चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ क्या है, एक उसकी थिकनेस कितनी है, मतलब वो मोटा कितना है, और एक उसकी लेंथ क्या है। मान लो कि आपने एक वायर लिया है पतला सा, तो थिन वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो करंट क्या होगा, अच्छे से फ्लो होगा नहीं। पतले वायर में करंट अच्छे से फ्लो होगा नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको मोटा वायर लेना है, जाड़ा सा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो करने देगा, राइट।
वो हमारी पहली लाइन यही कह रही है, द ए थिन वायर हैज़ हाई रेजिस्टेंस देन ए थिक वायर। तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। अब उसी जगह पे जब हम लॉन्ग वायर यूज़ करेंगे तब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। मतलब आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपको अच्छे से करंट फ्लो होने देना है तो आपको मोटा वायर यूज़ करना है, और छोटा वायर मतलब इन लेंथ में आपको इन शॉर्ट वायर लेना है, तो आपका करंट जो है वो आसानी से फ्लो होगा। अगर आप थिन वायर लेते हो और लेंथ भी बड़ी रखती हो तो आपका करंट आसानी से फ्लो होगा नहीं। दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, तो हम पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग क्या होता है, तो जब भी कभी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पसार होती है तो बहुत सारी ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक क्या है रेजिस्टेंस पे, और दूसरा है कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, तो द हायर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर इज़ हीट प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब जितना करंट को फ्लो मिलने को, जितना ज़्यादा करंट को फ्लो मिलने नहीं मिलेगा, इट वॉन्ट गेट इनफ टाइम टू फ्लो, इट वॉन्ट गेट इनफ स्पेस टू फ्लो, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, राइट। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन करंट। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी, अगर कम करंट फ्लो होगा तो हीट कम होगी, राइट। फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस द ग्रेटर द करंट द ग्रेटर इज हीट प्रोड्यूस्ड। अगर आप करंट के रूप से, इफ यू आर लुकिंग एट द प्रोडक्शन ऑफ हीट ऑन द पॉइंट ऑफ करंट, अगर आप करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको क्या रखना है, ज़्यादा करंट ज़्यादा गर्मी। और रेजिस्टेंस के ऊपर देख रहे हो तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट इफेक्ट, राइट। अब ये हीट इफेक्ट के नुकसान क्या है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये हीटिंग इफेक्ट्स का। तो हीटिंग इफेक्ट्स के नुकसान दो है, पहला है ओवरलोड और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। अब ये हीटिंग इफेक्ट करता कैसे है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, वो देख लेते हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें रेजिस्टेंस होता नहीं है, और तब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, थोड़ी एनर्जी वेस्ट होती है, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट हो गई। आपने इसीलिए देखा होगा कि आपके पीसीस में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में, आपके टीवी स्क्रीन में, आपके रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में, हर जगह पे पीछे एक खुली जगह होगी जिसमें से एयर सर्कुलेशन हो सके। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है, ताकि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट बन रही है वो क्या हो जाए, आसानी से बाहर निकल जाए और वो अंदर डैमेज कर पाए नहीं। और दूसरा, आप जब भी किसी भी बड़ी अप्लायंसेस के वायर देखोगे, एसी का वायर देख लो, टीवी का वायर देख लो, रेफ्रिजरेटर का वायर देख लो, माइक्रोवेव ओवन का वायर देख लो, एसी का वायर देख लो, वो मोटे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल वायर्स। जो लाइट में लगा होता है, जो आपके चार्जर का वायर होता है, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, मोटा होता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जितना मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, अच्छे से फ्लो होगी, राइट। तो अगर ये फ्लो नहीं होती है तो क्या होगा, मान लो कि आपके घर में एक छोटा सॉकेट है जो आपको चार्जिंग के लिए दिया हुआ है या फिर नाइट लैम्प के लिए दिया हुआ है, जहाँ पर आपको छोटी चीज़ें कनेक्ट करनी है, जैसे गुड नाइट हो गया, मोर्टिन हो गया, या फिर कोई ऐसे फनी लाइट और जो डेकोरेशन लाइट होती है वो हो गया, तो वो लगाएंगे तो आपका लोड बढ़ेगा नहीं। बट मान लो कि आपने उस छोटे सॉकेट में पूरा का पूरा फ्रिज लगा दिया। अब फ्रिज को चलने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, उतना उस सॉकेट में कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो वायर लगे हुए वो छोटे छोटे हैं, तो वो करंट ज़्यादा खींचेगा, तो वायर की कैपेसिटी तो उतनी है नहीं, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, राइट। उसकी वजह से ज़्यादा हीट बनेगी और क्या होगा, इवेंचुअली उस ज़्यादा गर्मी की वजह से आग लग सकती है। तो आपने जिस भी चीज़ को कनेक्ट किया है, टीवी को या फ्रिज को या एसी को, उस छोटे सॉकेट में वो जल सकती है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड योर ओवरलोड। तो आपको अगर छोटा सॉकेट दिखता है घर में या फिर कहीं पर, तो उसमें छोटी चीज़ें लगाया करो। उस पर लिखा होता है, अगर आपको पढ़े तो, कि 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 16 एम्पियर, 22 एम्पियर, 40 एम्पियर, ये सारे क्या होते हैं, वो जो सॉकेट्स होते हैं उसके नाप है। तो आपको जिस सॉकेट में आपको जो प्लग करना होता है वही कीजिए। आपने देखा होगा कि फ्रिज और एसीज के जो प्लगिंग होते हैं वो नॉर्मल साइज़ से बड़े होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए बनाए गए होते हैं, उनके अंदर जो वायरिंग होता है वो मोटा होता है, राइट। अब ये हो गया ओवरलोड का प्रॉब्लम। अब दूसरी हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। अब शॉर्ट सर्किट को आसान से समझने के लिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर हम इस लाइन को 2 मिनट के लिए नेगलेक्ट कर दें
ये जो सीधी लाइन है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट लिखा हुआ है उसको 2 मिनट के लिए ना देखो तो ये क्या है, ये पूरा एक सर्किट डायग्राम है, राइट। एक बल्ब कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, यहाँ पर एक स्विच है जो कि एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब वायरिंग जो है ये हमारी, ये 2 हमारे वायर्स है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है और बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं। जब 2 वायर के पॉइंट में इंडिपेंडेंट रिलेशन स्थापित हो जाए, मतलब ये दोनों जब ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ ओवरलोड इनका इंसुलेशन निकल जाएगा। इंसुलेशन क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। आपने वायर देखे होंगे ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के, तो ऊपर जो रेड कलर का रबड़ होता है वो उसका इंसुलेशन होता है, वो उसको बचाने के लिए होता है, राइट। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो रेड कलर का निकल जाता है और अंदर से हमको कॉपर वायर दिखता है। अब जब ऐसी कई स्थिति उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ ओवर लोडिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएंगे इंडिपेंडेंटली। अब करंट जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है और यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पर सारा करंट फोकस हो रहा है, आपके बल्ब तक करंट जा ही नहीं रहा है, राइट। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब अगर ये वायर पतले है और इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो हो रही है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट सर्किट आपके मेंस में होता है, आपके घर की जो मेन स्विच बोर्ड होती है, अगर उसमें से किसी के वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया तो बड़ा धमाका होगा और आपके घर के सारे अप्लायंसेस उड़ जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा जब बिजली गिरती है तो किसी का टीवी उड़ गया, किसी का फ्रिज उड़ गया, क्यों? क्योंकि तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस और इलेक्ट्रिक का जो फ्लो होता है वो या तो बढ़ जाता है या फिर अचानक से घट जाता है। या फिर चलो बिजली छोड़ने दो, अगर लाइट बहुत फ्रीक्वेंटली आ जा कर रही है, एक ही मिनट में 10-15 बार आके चली गई, तो किसी के घर पर तो कोई ना कोई चीज़ उड़ी जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि एकदम से लाइट आती है, एकदम से लाइट चली जाती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और एक ब्लास्ट होगा, राइट। तो मतलब आपके घर की कोई भी चीज़ जो होती है वो बिगड़ सकती है। अब ये किसकी वजह से होता है? दोनों के दोनों हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो अब इन चीज़ों को रोकने का कोई कारण, मतलब कोई रास्ता है या नहीं? तो है, हमारे पास एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़। आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा कि जब स्विच बोर्ड का काम ख़त्म हो जाए तो एक ऐसी स्विच होती है जो लाइट जाते ही गिर जाती है ठपाक से। वो क्या होता है? वो डेट इज़ एन फ्यूज़ एक्चुअली। अब उसका काम क्या होता है? तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर करंट जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, और अगर उसकी वजह से हीट इफ़ेक्ट बढ़ जाती है और अगर ऐसा लगता है कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा, तो वो फ्यूज़ का स्विच जो है वो गिर जाएगा। अब वो ऑटोमेटिक तो गिरेगा नहीं, कुछ तो होता होगा अंदर। वो क्या होता है? तो फ्यूज़ के अंदर ऐसा एक वायर होता है। ये दोनों एग्जांपल फ्यूज़ के हैं। फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है जो आपको यहाँ पर फ्यूज़ लिखा हुआ है, तो आपको एरो के साथ दिखा हुआ है, ये रहा। ये जो वायर है आपका, ये जो स्क्रू के बीच में, दोनों स्क्रू के बीच में, वो आपके फ्यूज़ का वायर है। अब ये वायर कैसा होता है? एकदम पतला होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे होता है। मतलब थोड़ी सी भी गर्मी लगी कि वो वायर मेल्ट हो जाता है, तुरंत पिघल जाता है। अब उससे क्या होगा? इस सिरे से इस सिरे तक करंट जाएगा नहीं, तो मतलब करंट आगे बढ़ेगा नहीं, तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, कोई चीज़ जलेगी नहीं तो ब्लास्ट नहीं होगा, हमारे घर के सारे अप्लाइंसेस क्या हो जाएंगे? सेफ़ हो जाएंगे। तो ये आप कैसे बता सकते हो? तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे फ्यूज़ में जो वायर था वो जल गया और स्विच गिर गई। इसकी वजह से क्या हुआ? ओवरलोड नहीं हुआ, ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका कोई भी अप्लाइंसेस घर में ख़राब हुआ नहीं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूज़ बोलते हैं। फ्यूज़ की डेफिनेशन क्या है? A fuse is the safety device that opens the electric circuit when excessive current flows through it। हमने पहले ही वीडियो में पहले ही पेज पे पढ़ा था सर्किट डायग्राम में कि अगर आप किसी भी सर्किट डायग्राम को ओपन कर दो या फिर उसको ब्रेक कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो ये जो फ्यूज़ है वो यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक सर्किट को ओपन कर देता है। कब ओपन करता है? तो उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू इट। जब ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो स्विच गिर जाएगी और आपके घर में लाइट चली जाएगी, लेकिन आपके घर में नुकसान होगा नहीं, राइट। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, आपको समझना है, और कल आखिरी दिन है, तो मैं कल के वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी पूछिए, कोई बात नहीं, राइट। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो होमवर्क करते रहिए, मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस भेज दूंगा, PDF भी मैंने भेज दी है। तो होमवर्क करते रहिए, मुझे भेजते रहिए। अगर कुछ पता ना चले तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली।
मिलते हैं अगला वीडियो में, चैप्टर ख़त्म करेंगे तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।